आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। एक स्पेशल शो लेकर हम आए हैं, एक चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा में मनोरंजन परोसा जाता था, एक अंधश्रद्धा भी परोसी गई, और लेकिन कुछ सालों के अरसे से हम देख रहे हैं कि एक समानांतर फिल्म और उसका बेस जो है स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, मैत्री, बुद्ध की जो मैत्री है, और भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो न्याय का तत्व दिया है, उस पर बेस फिल्में अभी आने लगी है। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इनकी विचारधाराओं की फिल्म आ रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में 3 महानुभाव है। PS खोबरागड़े साहब जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और फिल्मों में बहुत अच्छी रुचि है, क्रिटिक भी बहुत अच्छे हैं। एडवोकेट पायल गायकवाड़ जी है जो पेशे से वकील है लेकिन प्रमोशन कर रही है। जयंती जो अपकमिंग फिल्म है मराठी, ऐसे ही समानांतर और बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर, इनके विचारधाराओं पर, शिवाजी महाराज, इनके विचारधाराओं पर फिल्म आ रही है जयंती, उसके प्रमोशन का भी काम पायल देख रही है। और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ मेहमान है शैलेश नरवारे जी, जो कि जैन की जो फिल्म आ रही है जिसकी बहुत इंतज़ार किया जा रहा है, उसके डायरेक्टर है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस टॉक शो में। PS सर, मैं आपके तरफ आऊँगा कि ये जो चलन आ रहा है फिल्मों का, पा रंजीत ने फिल्म बनाई, काला बनाई, अभी हम रिसेंट जो देखी तमिल फिल्म करनान, वो भी आई, वो इसी तरह से बनाई गई थी। और हम अब जय भीम की तरफ देख रहे हैं और धूम मचाई है जय भीम ने। रेटिंग में भी आप देखेंगे तो 5 स्टार, 9.8 जैसे उसको स्टार मिल रहे हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे फिल्मों के बारे में? आप कैसे स्वागत करेंगे इस नई फिल्मों के युग का? सबसे बड़ा तो इसके पहले और साउथ के जितने भी लोग हैं जो नई जो बदलाव की चीज़ें सामने ला रहे हैं, शोषितों का आवाज़ जो बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनमें सब में और ये फिल्म में एक फ़र्क है। ये फिल्म का टाइटल ही जय भीम है, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध में आवाज़, ये टाइटल अभी पहली बार कोई फिल्म में आया है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारक बदलाव है, क्योंकि इतनी हिम्मत करना, क्योंकि जय भीम के नाम पे हम यहाँ पे प्रोफेशनल पिक्चर जो सभी थिएटर में लगेगा, जो अभी तो OTT पे है, और पूरी दुनिया में वर्ल्ड में जो सिनेमा होता है उसकी जो रैंकिंग मिलती है 10 आउट ऑफ 9.8 भी मिला है उसने। क्योंकि पिक्चर जैसे ही मेरे जहन में आया कि ये पिक्चर की चर्चा शुरू हुई, तो ये पिक्चर तो जैसे ही शुरू हुआ OTT पे, तो सबसे पहले मैंने देखा, और देखने के बाद ऐसा हुआ कि मैं 2 घंटा तक किसी से बात नहीं कर पाया, बात ही नहीं हो पाई। क्योंकि फेंड्री में जैसे आखिरी वाला पत्थर वो फेंक देता है लड़का, और सारे समाज के मुंह के ऊपर वो पत्थर फेंकता है, ऐसी ही ये पिक्चर है। ये जय भीम, ये टाइटल जो है, जय भीम नाम से सब लोगों पे क्वेश्चन मार्क है। ये कोई उसका अकेले का मसला नहीं है, ये कोई अकेले कोई प्रश्न जो है, यहाँ पे अन्याय जो हुआ वो अकेले प्रश्न, अन्याय का भी वहाँ पे चित्रीकरण है, ऐसा मैं नहीं समझता। तो उसका टाइटल जो है वो इतना ताकतवर है जय भीम, क्योंकि सारी शोषित समाज जो भी है, वो समाज के ऊपर जो भी अभी अन्याय अत्याचार होता है, अन्याय अत्याचार को दूर करने वाला एक ही नाम है, वो है जय भीम। बिल्कुल। पायल जी, आपके तरफ आऊँगा कि आप पेशे से वकील है और चंद्रू जो कि नायक है, और सूर्या ने बहुत बखूबी से वो रोल निभाया है। कहीं भी लगता नहीं कि वो आर्टिस्ट है और वकील नहीं है। आप पेशे से वकील है। बहुत सारी देश में इस तरह की केसेस होती है, दबाई जाते हैं, महाराष्ट्र में हो चाहे यूपी में हो, इस तरह का सब्जेक्ट फिल्मों में आना, एज ए एडवोकेट आपको क्या लगता है? सबसे पहले सभी को जय भीम। और मुझे लगता है कि बेहद प्रशंसनीय बात है ये कि ये सब्जेक्ट अब मूवीज में आ रहा है। ऐसे सब्जेक्ट्स और आने चाहिए। जय भीम 1 आई है, जय भीम आई है, जय भीम 1, जय भीम 2, जय भीम के सिक्वल अब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस सोसाइटी का ना रियलिटी है। ये सोसाइटी ऐसे ही बनी है। हमने सैकड़ों साल से जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो कैसे आज भी हो रहे हैं। ये वैसे तो 1994, 1995 के उस वक्त की फिल्म है, बट आज भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमने देखा है लाइक खैरलांजी हुआ है, ऐसे काफ़ी सारे हैं जो हमारे महाराष्ट्र में इतने सारे हुए हैं, हाथरस हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। ये मामला कस्टोडियल डेथ का है। कस्टोडियल डेथ की बात अगर जब हम करते हैं तो एक NCRB का डेटा आता है,
2000 टू 2008 के बीच में जब कस्टोडियल डेथ की जब हम बात करते हैं तो अराउंड 2000 केसेस कस्टोडियल डेथ के दर्ज कराई गई थी, उसमें से बस कन्विक्ट 70 केसेस हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयानक परिस्थिति है व्हेन इट कम्स टू कस्टोडियल डेथ। बिल्कुल। शैलेश जी, आप पेशे से डायरेक्टर है, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी जयंती नाम से एक मराठी मूवी 12 तारीख को रिलीज हो रही है। इसी तरह की एक समानांतर मूवी है इसी विचारधारा पर चलने वाली, उसका तो हम जिक्र करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये जो फिल्म आई है जय भीम, एक बहुत ही सृजनात्मक फिल्म है और आर्ट की दृष्टि से यानी आपके एंगल से एज ए डायरेक्शन देखा जाए तो काफ़ी सुंदर तरीके से जो सीक्वल रखा गया सीन्स का, फ्लैशबैक में जाना फिर वापस आना, तो ये जो सारा वो कलात्मक है, आपको क्या लगता है कि कितने सफलता प्राप्त की कलात्मकता में इस फिल्म ने? ये जो इस तरीके के जो विषय होते हैं वो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए विषय होते हैं, और एज अ फिल्म मेकर जब मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये उतने सेंसिटिव तरीके से उतारना ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर बनाने वाला उस सेक्शन से आता है जिसने वो कभी देखा है, फील किया है, तो वो बहुत आसान है वो पोर्ट्रे करना। और आप कुछ भी करोगे तो वो अच्छा ही होता है। मतलब टेक्निक अभी तो इतनी अच्छी टीम मिलती है कि यू कैन मेक इट वेरी गुड। मतलब जिस तरीके से साउथ की फिल्मों में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जैसे सर ने बोला कि पारंजित ने जो शुरू किया और उसकी काला थी जहाँ पे उसने लैंड वाला इशू उठाया, फिर उसके बाद में अभी वेट्रीमारन वहाँ पे काफी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, मारी सेल्वराजन बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, उनकी जो फिल्म अभी आके सरपट्टा पारंजित की थी, फिर अभी कर्णन आके गई मारी सेल्वराज की, वेट्रीमारन की असुरन थी। तो ये वो कहानियां हैं जो, और यही रीजन है क्योंकि वो लोगों की फिल्में हैं, इसीलिए वो 9.8 जैसा रेटिंग हम उसमें देखते हैं, है ना, क्योंकि उतने ज्यादा लोगों को लग रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट है और वो लोग जाके उनको पसंद आई तो वो उतना रेटिंग दे पा रहे हैं। अब ये फिल्में महाराष्ट्र में थोड़ी सी, फैंड्री एक अच्छा एग्जाम्पल था, लेकिन फैंड्री के लेवल की फिल्में नहीं बन रही है हमारे यहाँ पे। उसके मुझे लगता है कि उसका रीजन ये है कि हमारे पास फिल्म मेकर्स भी नहीं है। मतलब हम लोगों ने जिस तरीके से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाए उस तरीके से फिल्म मेकर्स नहीं बनाए हमने, और ये एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि हमारे टॉपिक जब हम बनाएंगे तो जय भीम जैसी फिल्म बनेगी, हमारे टॉपिक पे जब दूसरा कोई बनाएगा ना तो उसमें वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा, वो ताकत नहीं है, वो डाइल्यूट हो गया सामने आएगा। तो हमारी कहानियां हमको ही बतानी है और ताकत से बतानी है। तो इसलिए हम जैसे हमने बाकी प्रोफेशंस में अपने लोग बनाए हैं वैसे फिल्मों में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मीडियम बहुत इम्पैक्टफुल मीडियम है। आप लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात बहुत जल्दी लेके जाते। एक सेंट्रलाइज कैरेक्टर है संगिनी, बहुत स्ट्रगल उस महिला का, एक आदिवासी महिला जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब उसे ऑफर किया जाता है कि भाई ये पैसे लो और आप केस को वापस करो, और उसके बाद जो उसके डायलॉग है, उसके बाद जो है बिल्कुल दिमाग जो है वो जगह पे आ जाता है। आपने वो सीन देखा तब आप क्या फील कर रहे थे? ये मजे की बात जो अम्बेडकर एक्ट मूवमेंट है, जैसे जय भीम वहाँ पे शब्द है, वो फिल्म का टाइटल ही जय भीम है। तो व्हाट इज जय भीम? जय भीम इज अ सेल्फ रिस्पेक्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि अवर स्ट्रगल इज फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट ओनली फॉर मटेरियल गेन। हमारा संघर्ष जो है वो स्वाभिमान के लिए, सिर्फ पैसों या भौतिक सुविधा के लिए नहीं है। तो ये हमारा संघर्ष जो है स्वाभिमान के लिए है। देखो पूरे फिल्म में कहीं पे जय भीम नहीं बोला गया, लेकिन ये संगिनी जय भीम बोलती है। वो बोलती है, ये जब ऑफर आता है उसके सामने कि हम आपको चाहे जितना पैसा देते हैं, लेकिन वो उसका जवाब ना में होता है, क्योंकि उसके लिए स्वाभिमान ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे जितने भी जुल्म हो जाए, लेकिन वो स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएगी। तो ये स्वाभिमान जो है ये सेंटर पॉइंट है पूरे फिल्म का, और ये इतना आगे बढ़ा है, उसका दायरा इतना आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में वो रहती है, ये व्यवस्था में झगड़ा क्या है, वो ग्रामीण इलाकों में शुद्र और अति शुद्रों का झगड़ा है। ये कोई ब्राह्मण बन गया वहाँ पे गांव में नहीं रहता, ठीक है थोड़े रहते होंगे, लेकिन जो जुल्म जाति करने वाला जो सरपंच है या दूसरे जो लोग हैं, ये व्यवस्था जो है जिसमें बाद में सरकार भी आती है शोषण करने के लिए, तो ये सारी व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था ग्रामीण इलाके में दलित और पिछड़ों को, दलित और आदिवासी लोगों के पास में कुछ भी लैंड नहीं है, लैंडलेस लोग हैं, उनके पास में उत्पादन के साधन नहीं है,
उत्पादन के साधन नहीं है, तो इसलिए उनको, जिनके पास उत्पादन के साधन है, तो ओबीसी जो शूद्र लोग हैं उनके पास उत्पादन के साधन है। ओबीसी लोगों को, शूद्र लोगों को तो पछाड़ा गया है, उनको तो गुलाम बनाया गया है हजारों सालों से, लेकिन उनको धर्म और देव के और दैव के नाम से उनका ब्राह्मणाइजेशन या उनको अपना जो अनपेड सैनिक जो है वो बनाया गया है ब्राह्मणिकल सिस्टम ने। तो ये जो लोग हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणिकल सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, भलाई वो पछाड़े गए हैं, तो लेकिन उनके पास में लैंड है, भलाई वो 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, और ये जो आदमी है, जो दलित आदिवासी जो आदमी है, ये मजदूरी करने गांव में लैंड होल्डिंग जो है जिनके पास में, उनके पास में जाता है, तो व्यवस्था उसके पास में है गांव की। तो ये गांव के पास में, जिनके पास में व्यवस्था होती है, तो ये लैंडलेस लोगों को, ये गरीब लोगों को वहाँ से हकलने का काम करती है। ये संगीनी जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि एज अ कैरेक्टर, एज अ अभिनय, मुझे सब लोग जिन्होंने भी वहाँ पे अभिनय किया है, एक पिक्चर की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट तो ठीक है, लेकिन जब पिक्चर की बात करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई अवार्ड मिलेगा इस पिक्चर को, तो सबसे पहला अवार्ड तो संगीनी को मिलेगा। संगीनी को मिलना चाहिए। पायल जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपने कस्टोडियल डेट का जो मामला खड़ा किया, वो इस फिल्म की स्टोरी तो है। एक सर्वे ऐसा भी आया है कि तमाम जो जेलें हैं भारत की, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक इतने हैं जिन पर कोई केस दर्ज नहीं है, हुआ भी है तो उनकी कोर्ट में अभी तक पेशी नहीं हुई है, पेशी हुई है तो उनके डेट्स चल रही है, उन पर कोई आरोप अब तक तय नहीं हुए। ऐसा डाटा बहुत है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, जब देखा जाता है तो जो प्रिजन रिफॉर्म होते हैं, जो जेल के रिफॉर्म्स होते हैं, वो हमारे देश में आज तक के लागू नहीं किए गए हैं। हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसने अभी तक के जो 1860 का जो आईपीसी है उसमें अभी चेंजेस आ रहे हैं, बट वो चेंजेस उस हिसाब से लाना अभी तक ही नहीं हुआ है। इसके लिए जुडिशरी को आगे बढ़ना पड़ेगा। जुडिशरी को जो रिच और पुअर का जो गैप है न्याय के मामले में, जस्टिस के मामले में, वो कम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। सूर्या जो है, यानी चंद्रू जो है, वो जज को कहता है, जब पेशी होती है और वो जिरह चलती है कोर्ट में, तो वो कहता है कि कानून तो अंधा है, मगर अगर कोर्ट भी गूंगा हो जाएगा तो न्याय कैसे मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग है। जब संगिनी के जो पति होता है वो काम को जाता है तो अपने छोटे भाई को करता है, बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तो तेरे को पढ़ना है, पढ़ा नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये सारे बहुत सारे सिंबल्स है। जय भीम बोलने की जरूरत नहीं है, इन्हीं सिंबलों में जय भीम हमें दिखाई देता है। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मतलब इसके पहले जैसे हमने ये भी देखा असुरन, उसके क्लाइमेक्स में भी वही था कि वो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस अपने बच्चे को बताता है कि हमारे पास जमीन रहेंगी तो वो छीन लेंगे, धन रहेगा तो वो छीन लेंगे, लेकिन एजुकेशन नहीं छीन सकते, है ना। तो वो उसका इंपॉर्टेंस बताता है। तो ये चीजें हमें मिली है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, महात्मा फुले जी से, शाहू महाराज जी से, ये मिली है। और ये इसका इंपॉर्टेंस हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ फिल्में जो साउथ का रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा बना रहे हैं फिल्में इस तरीके के, तो वायलेंस भी एक पार्ट है उसका। क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है वायलेंस के अलावा, बट स्टिल अब वो फिल्में भी भले ही शुरू वायलेंस से हो रही होंगी, एंड जो है वो अलग, बहुत लॉजिकल और बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से वो एंड कर रहे हैं। जैसे असुरन का एंड था, काला में जो पारंजित ने जो एंड किया, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टाइप का एंड, हिंसक था थोड़ा, हिंसक था लेकिन एंड अच्छा किया उसने, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि जयंती में हमने एक कोशिश की है, मतलब जैसे अपन मोस्टली जो फिल्में आ रही है अपने लोगों की तरफ से, तो उसमें ये रहता है, मतलब सोशल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है फिल्म का, और वो होना भी चाहिए क्योंकि लोग उससे गुजरे हुए हैं इतने सालों से, है ना। लेकिन जयंती में हमने थोड़ा सा एक नया पर्सपेक्टिव लिया है कि हमने बहुत ही ज्यादा फिल्म को ऑप्टिमिज्म के साइड में रखा है कि हम लोग सिर्फ या दोष देने में और रोने में समय न गवाते हुए क्या हम थोड़ा सा दूसरी साइड को देखें। हाँ, क्योंकि हमारा आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि हम जहाँ है वहां रह के पीछे देखकर कुछ ये करते रहे। तो जयंती में हमने वो एक कोशिश की। तो और सिंबोलिज्म तो जयंती में, मतलब जो बाकी फिल्मों में जहाँ पे थोड़ी सी भूख कम रह गई होगी, जयंती पूरा कर देगी वो। बिल्कुल, जयंती
पूरा करेगी। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब थिएटर में जयंती लगती है। दर्शकों, आपको बता दें कि जयंती 12 तारीख को लग रही है। आपको जाना है, पहला शो देखना है जयंती फिल्म का आपके नज़दीकी थिएटर में। PS सर, मैं आपके तरफ आऊँगा क्योंकि आपके बहुत इमोशन जुड़े हैं। आपके पूरा लाइफ जो है इस तरह के अम्बेडकराइट मूवमेंट में गया है। कई एट्रोसिटी केस में आप खुद जाकर फील्ड पर उसको देखा है। बहुत ब्रूटलिटी पुलिस की यहाँ दिखाई दे रही है कि इतना मारना और गुनाह कबूल करने के लिए इतना उनको त्रासदी में डालना, जख्मों पे मिर्च लगाना, आँखों में इस तरह से डालना, ये जो चीज़ें डायरेक्टर ने दिखाई है काफ़ी हद तक उस पर आरोप भी हुए हैं कि इस तरह की ब्रूटलिटी स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो सच्चाई है वो स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए? सच्चाई फिल्म पे आनी चाहिए, और सच्चाई ब्रूटलिटी के आधार पे लाई तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन जो हकीकत है, और हकीकत क्या है कि बाबा साहब ने यहाँ पे एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की थी। और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना तब होती है जब वन मैन वन वोट, ये तो सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, सबको बिल्कुल पता है वन मैन और वन वोट। लेकिन बाबा साहब का दूसरा सेंटेंस जो महत्वपूर्ण है, वन मैन वन वैल्यू, एक आदमी का एक मूल्य है। क्या यहाँ पे आदमी को आदमी समझा जाता है? वो पिक्चर में अकाउंटेंट एडवोकेट जनरल जो है वो बोलता है, माय लॉर्ड, ये जो है ये आदिवासी आदमी, इसके लिए हाईकोर्ट में जाना। मतलब एक आदिवासी हाईकोर्ट में जाना क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है। क्या मूल्य है उसका? उसको कितना भी मारो, कुछ भी करो, वो होता ही उसके लिए है। तो उसका मूल्य जो है वो मूल्य अभी समझा ही नहीं गया, उसको आदमी नहीं समझा जा रहा है, आदमी को आदमी आज तक भी नहीं समझा जा रहा है। ये जो उसका अधपतन है, ये अधपतन बता रहा है पिक्चर। ये पुलिस तो है, वहां पे एक डायलॉग और भी है कि पुलिस कम ये करती है, वो पुलिस कम खिलाफ है उसके। ये यहाँ की सरकार, यहाँ की व्यवस्था वो ज्यादा क्रूर है, वो ज्यादा विरोधक है इसके पीछे। तो आज अपने इसमें आज 2021, मतलब आज 47 के बाद में 2021 तक जो आदमी है, वो आदमी का दुख सामने लाने के लिए यदि पहली फिल्म बनती है या फिल्म बननी शुरू हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कितनी बार जय भीम बोला, बाबा साहब को दिखाया, क्या मार्क्स को दिखाया, लेनिन को दिखाया, या लाल झंडे बताए, या बावटे लोगों का, या लाल सलाम। ये मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा न्याय का है। मुद्दा यहाँ पे आदमी, हम आदमी है, हमको आदमी समझा जाएगा क्या? और वन मैन वन वैल्यू, हमको एक वैल्यू है क्या? अभी भी आज भी आदमी को एक, उसका एक मूल्य नहीं है। ये त्रासदी है। ये हम पूरी दुनिया में कुछ भी बता दें कि हम आगे जा रहे हैं 21वीं शताब्दी में, पूरी दुनिया का हम शायद नेतृत्व करेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे, हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। लेकिन हम जो आदमी है, खैर प्राणियों और बाकी लोगों की तो बाद में बात है, लेकिन जो आदमी है, आदमी का तो कुछ भी मूल्य नहीं है ना। उसको तो खरीदा जा रहा है, उसको तो रोंदा जा रहा है, उसको ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था उसका शोषण कर रही है और खुलेआम कर रही है। ये जो है, ये पूरे पिक्चर में ये जो बताया, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं भी ज्यादा नहीं बताया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कम बताया। वास्तव में ब्रूटलिटी इससे ज्यादा है सर। ब्रूटलिटी आज भी चल रही है, ये आज भी चल रही है, ये मेरे साथ हो रही है, हर एक के साथ हो रही है, क्योंकि हमें आदमी नहीं समझा जा रहा है। ये व्यवस्था, ये विषमतावादी व्यवस्था यहाँ पे लागू रहनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई इसको हिंदू व्यवस्था बोलता है, कोई इसको ब्राह्मणिकल व्यवस्था बोलता है, कोई इसको वर्चस्ववादी व्यवस्था बोलता है। ये व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए, सारा प्रयास उसी तरीके से है, और ये व्यवस्था तभी बनेगी जब तक ब्रूटलिटी चलेगी। और ब्रूटलिटी चालू, हमने ब्रूटलिटी का बहुत बड़ा उदाहरण देखा है अभी बॉर्डर पर। किसानों के आंदोलन में एक दलित को वहां काट के लटका दिया गया था। ब्रूटलिटी से हम आएंगे, एक सीन है पायल जी फिल्म में, जो नायक है वो स्टेज पे बैठा है और कुछ पात्र जो है, कोई सुभाष चंद्र बोस बना है, कोई गांधी बना है, कोई नेहरू बना है। तब नायक सूर्या जो है वो कहता है कि यहाँ गांधी है, नेहरू है, अंबेडकर कहाँ है। तो क्या ये जय भीम वाला सब्जेक्ट नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? गूंज के बहुत लाउडली इसमें जय भीम बोला गया है।
अगर आप देखो तो ये पूरा एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें बोला, इसमें बताया गया है कि हर एक को एक ट्रायल का अधिकार है। आपके पास आर्टिकल 14 है विच सेज कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 22(1) है कि आपको कोई भी हो उसको लीगल एड देना जरूरी है, सरकार ने लीगल एड देना जरूरी है। तो मैं यही, काफी लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई, फेसबुक पे जब रिव्यूज लिखे तो काफी लोगों ने बोला कि इसमें जय भीम कहीं नहीं है। भाई हर एक डायलॉग में वहां जय भीम, नीला झंडा कहीं नहीं है में हाँ जय भीम है। हाँ, नीला झंडा नहीं दिखा क्योंकि वो एक्चुअली सब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जहां नीला झंडा दिख सके, बट हर एक चीज तो भारत के संविधान के ऊपर ही तो है, हर एक चीज उसी पर तो लाई गई है, उसी को तो पिरोसा गया है। जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी के जो ऑब्जेक्टिव्स है इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिए गए हैं, वही तो उन्होंने सामने रखा है। और क्या उन्होंने किया है? जय भीम हर एक डायलॉग में, हर एक शब्द में वहां जय भीम बोला गया है। आप जब हेबियस कॉर्पस के केस देखते हैं, उसमें हाई कोर्ट में जब हम जाते हैं, रिट लेके जाते हैं, तो हम आर्टिकल 226 के अंदर जाते हैं। उसमें बोला जाता है कि यार अगर किसी जेल अथॉरिटी के पास या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास कोई व्यक्ति डिटेन हो तो हेबियस कॉर्पस से कोर्ट एक नोटिस इशू करता है कि आप उन्हें हमारे सामने लाओ। जो डिटेशन है वो हमारे सामने होना चाहिए, हमारे चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो या फिर जेल कस्टडी हो, तो पुलिस कस्टडी हो। तो ये सारी चीजें इतने लाउडली जय भीम उसमें बोला गया है और इतने बखूबी उन्होंने लाया है। चंद्रू का जो कैरेक्टर है एक्चुअली हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने बाद में, मैंने भी पढ़ा कि जब वो जस्टिस बने हाई कोर्ट के, तो उन्होंने 96,000 केसेस डिस्पोज ऑफ की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। आगे भी उन्होंने बहुत सहज, बहुत सिंपल लाइफ उन्होंने जी है उनके जीने में। क्योंकि जय भीम, जो हम अम्बेडकरिज्म बोलते हैं या फिर हम बुद्धिज्म बोलते हैं, हम जैसे रोज जीते हैं, हमारी जो सोच है वो उसी में तो है। उसके लिए हमें हमेशा हर एक चीज में जय भीम बोलने की जरूरत नहीं है। दैट इज आवर वे ऑफ लाइफ। चलिए जी, आखिरी पड़ाव पर हम चर्चा के, आपकी फिल्म आ रही है जयंती, उसका एक थोड़ा सा हमें रिव्यू दे दीजिए कि लोगों ने क्यों उसे देखना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ है, और 2 शब्द जय भीम के लिए कह दीजिए। जय भीम के लिए तो वही कि जय भीम उस सीरीज में एक फिल्म है जो वक्त की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमने बायोपिक्स बहुत देख लिए, ये देख लिए। ज़रूरत ये है कि हम इन टॉपिक्स पे हम फिल्में बनाएं, और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड साउथ से आ रहा है, तो हम सभी ने उसको वेलकम भी किया है। मतलब महाराष्ट्र उसी तरीके से उन फिल्मों को प्रमोट करता है जैसे वहाँ के लोग करते होंगे, है ना। तो महाराष्ट्र ने जय भीम को वेलकम किया ही है, और ये फिल्में महाराष्ट्र में अब बनती रहनी चाहिए। साउथ में जिस लेवल पर, जिस फ्रिक्वेंसी में बन रही है, वो यहाँ पे बननी चाहिए। जयंती की अगर मैं बात करूँ तो जयंती, जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज देगी, क्योंकि जयंती से लोग वो सब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को एक फोटो बाबा साहब का या एक कहीं झंडा दिख गया तो हम लोग खुश होने वाले लोग हैं, तो जयंती में उसका बहुत मिलने वाला है उनको। तो वो जो कंटेंट है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे लोग कि इस तरीके। हमने जब सेंसर किया फिल्म का, तो सेंसर बोर्ड नॉर्मली फिल्म देख के चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ आधा घंटा डिस्कस किया पूरी टीम में, 5 लोगों का जो कमेटी था, कि मतलब इस सब्जेक्ट को ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है, ये हमने नहीं सोचा था। उसके बाद में हमने अभी तक 4 स्क्रीनिंग की है इसकी, जो लोग सोशल इसमें रहते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों के लिए हमने पारंजित की टीम को भी फिल्म दिखाई। तो जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है हमारे लिए। और मैं लोगों को यही बोलूँगा कि जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप कुछ दिनों तक उस फिल्म के साथ जरूर रहेंगे। बिल्कुल, वो जो थॉट आप लेके जाएंगे वो आपको इतनी आसानी से आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो वो जयंती में है, और 4-5 दिनों की बात है, हम लोग आ रहे हैं थिएटर में। बिल्कुल, 12 तारीख को जयंती थिएटर में आ रही है। सर, आखिरी पड़ाव पर है, हम अंत में आते हैं फिल्म के। बच्ची बैठी है, चंद्रू बैठे हैं, चंद्रू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और बच्ची भी इस तरह से न्यूज़पेपर उठाती है और अपने पैरों को ऐसे कर कर, और चंद्रू उसे इशारा करते हैं, यस गो अहेड। आप क्या कहेंगे इस एंडिंग को? ये इस मूवमेंट में आशावाद बताया कि जो आने वाली नस्ल जो है इस पिक्चर को, इस आंदोलन को संभालेंगे।
इस कारवां को आगे बढ़ाएगी। मैं मेरी अपनी बात बताता, शायद ओपनली बताना जरूरी है या नहीं, लेकिन जब जब मैंने एडवोकेट चंद्रू देखा तब तब मुझे वहां पे एडवोकेट आकाश मुन दिखे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि नागपुर में भी एक बंदा है जो इस तरीके से काम कर रहा है, जो युवा है। उसके साथ में एडवोकेट स्मिता कामड़े काम कर रही है, जो युवा है। तो ये नेक्स्ट जो है, अभी जैसे एडवोकेट पायल गायकवाड़ है जो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही है, तो ये हमारे लिए आशावाद है। जैसे नरवाड़े सर है, शैलेंद्र सर, कि जिन्होंने जयंती नाम की पिक्चर एक अलग एंगल से, मैं वो प्रक्रिया में मेरे उनसे काफ़ी चर्चाएं हुई है। जब चालू करना का सोचे थे उन्होंने, तब भी उन्होंने कहानी का थोड़ा अंश बताया था। इससे लगता है कि ये जो है, ये अभी दौर आया है नया, ये जय भीम का दौर जो है, बदलाव का दौर जो है आया है। ये जयंती पिक्चर जो है लाए हैं, तो पिक्चर में तो मर्यादा होती है, पिक्चर में पूरी मूवमेंट नहीं बता सकते। पिक्चर का एक एंगल होता है, लोगों को, हाँ, क्योंकि लोगों को समझाना होता है, क्योंकि ये तो पिक्चर है, पिक्चर की अपनी एक मर्यादा है और पिक्चर का अपना एक तरीका होता है। तो लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से प्रेजेंट किया, जैसे अभी जय भीम ये पिक्चर में आदिवासी फैमिली के ऊपर अन्याय होता है, वैसे यहाँ का नायक जो है वो ओबीसी है, जिससे शादी होती है, या जो प्रेयसी है, हीरोइन है, वो शायद आदिवासी है। मतलब अभी तो 12 तारीख को हम सब लोग 12 तारीख को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि नरवाड़े जी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो शुरुआत सैराट से हुई या उसके पहले कुछ हुई, तो जो कास्ट सिस्टम है, जिस कास्ट सिस्टम को और जिस पिक्चर को आज तक यहाँ पे बिल्कुल गायब था ये सब्जेक्ट, और थे भी तो ऐसे कैसे, जैसे आप भी बताते हैं कि भाई कैसे थे, लूले लंगड़े, मतलब जो भी दलित आदिवासी का कैरेक्टर इसके पहले बता था, तो वो लाचार है। लेकिन अभी नहीं, नया जो है वो स्ट्रांग है, वो जवाब दे रहा है, वो व्यवस्था परिवर्तन करने का उसको मालूम है, उसे पता है ये नया नायक ऐसा है, नई नायिका ऐसी है, उसे मालूम है कैसे चेंज करना है, कैसे पूरी संपूर्ण सामाजिक क्रांति कैसे करनी है, वो उसको पता है, और उसको बुद्ध की करुणा भी मालूम है। तो इसके जो है आने वाली पीढ़ी के पास में सिर्फ प्रश्न नहीं है, वो जवाब भी है। इसलिए मैं बहुत आशावादी हूँ। वो लड़की जो जिस प्रकार से बैठती है, तो ये आशावाद है हम सबके लिए, हमारी भी जो है आने वाली नस्लें और आने वाले जो लोग हैं, इस भारतीय चित्रपट सृष्टि में एक नया आयाम और नया अम्बेडकरी आंदोलन का जो चित्रीकरण है वो सामने है। बिल्कुल सर। दर्शकों, जय भीम इस पूरे फिल्म में कहीं भी नायक ने या नायिका ने या किसी ने जय भीम न कहा हो, लेकिन जब हम उसके टाइटल्स देखते हैं, क्रेडिट लाइन आखिर में दिखते हैं, तो बाबा साहब की फोटो और जय भीम के मायने वहाँ ग्राफिक्स जो टीम है उन्होंने दी है कि जय भीम यानी आत्मविश्वास, जय भीम यानी आत्मसम्मान। इतना ही नहीं, जय भीम यानी लव, प्यार भी होता है जय भीम। तो इतनी सारी व्याख्याएं जय भीम इस फिल्म में हमें देखने को मिली है। और जिस तरह से पीएस सर ने कहा कि एक नया युग की शुरुआत हुई है, कि जिस तरह से हिंदी सिनेमा में दलितों को दबा कुचला बताया जाती है, अभी वो नायक बन के उभर रहे हैं, चाहे वो जयंती नाम के फिल्म में नायक बन के उभरे हो, चाहे करनान में उभरे हो, चाहे चंद्रू के रूप में उभरे हो। पायल जी ने भी जिस तरह से कहा कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, कोर्ट में इतनी केसेस पेंडिंग है, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक जेल में भरे पड़े हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, शैलेश जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी जयंती आ रही है, और हम लोग सब लोग, दर्शकों, हम लोग सब लोग उत्साहित है कि कब जयंती आती है। जिस तरह से जय भीम को लेकर हम उत्साहित थे, उसी तरह जयंती इस फिल्म को भी लेकर हम उत्साहित है। जय भीम देखिए, जय भीम देखने के बाद 12 तारीख को जयंती रिलीज हो रही है, अपने नजदीकी थिएटर में जाए। सबको एक आह्वान है कि पायरेटेड फिल्म ना देखे, डाउनलोड करके ना देखे, क्योंकि हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे प्रोड्यूसर जो अब इस क्षेत्र में आ रहे हैं, कोई वो खानदानी रईस नहीं है, वो अपने जेब का पैसा लगाकर इन फिल्मों को बना रहे हैं। पायरेटेड फिल्में अपने डायरेक्टरों की, प्रोड्यूसर की ना देखे, थिएटर में जाके देखे, खरीद कर देखे। आप तीनों आज स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई इस सब्जेक्ट पर। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।